का नाम ये कंबोधिलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 मनी सेंट्रल के 200वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हां, 200 एपिसोड के मनी सेंट्रल की ये यात्रा मैंने, आपने, अंशुमान जी ने, मनी 9 की टीम ने, तमाम दर्शकों ने पूरी कर ली। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी 200वें एपिसोड में। हाँ, 200 और ये 200वां एपिसोड बाकी सारे लोगों का भी एपिसोड है। शुभम ने आपसे कहा कि हमारी मनी 9 की टीम, इसके साथ इसके प्रोड्यूसर मनोज जी, लेकिन वो बहुत सारे दर्शक जो पिछले 200 संस्करणों से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमें बता रहे हैं, सुधार रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और नई नई जानकारियाँ हमारे पास तक भेज रहे हैं। आप सबको धन्यवाद, आभार और शुभकामनाएं। और ये सफर आगे भी ऐसे ही जारी रहे, इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज कौन से मुद्दे, कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी क्यों रोके नहीं रुक रही गेहूं की महंगाई। टेक कंपनियों की राह में चुनौतियां ही चुनौतियां। क्या लागू हो पाएगी जीएसटी की एक दर? कहां अटक गई विनिवेश की गाड़ी? मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट है इस पर। क्या 2022 से भारी पड़ेगा 2023? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको पता चलेगा। और क्यों घट गई विंडफॉल टैक्स से कमाई? जितनी उम्मीद थी, जितना टैक्स लगाया गया था, क्यों वो अनुमान नीचे आ गए, ये आज अंशुमान जी से समझेंगे। शुरुआत गेहूं की महंगाई से। देश में गेहूं की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। कम उत्पादन की वजह से सप्लाई में आई कमी गेहूं की कीमतों को हवा दे रही है। इस साल देश में खरीफ चावल का उत्पादन भी कम होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से भी गेहूं महंगा हो रहा है। उधर चावल के कम उत्पादन की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में किसानों की आय पर भी इसका असर पड़ा है। सर, सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है, कहा था कि एफसीआई से खुले बाजार में गेहूं छोड़े, जिससे कि कीमतों को कुछ ठंडक मिले। क्या हुआ उसका, क्यों नहीं छोड़ा? चलो, अभी तक एफसीआई की तरफ से ओपन मार्केट में सेल की या गेहूं की बिक्री का कोई सूचना नहीं है। हालांकि ओपन मार्केट सेल की बात एफसीआई इस साल नकार चुकी थी, क्योंकि सरकार के बफर स्टॉक में पहले से कम गेहूं है और अनाज के मुफ्त वितरण की योजनाओं के लिए और ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि एफसीआई ने फिलहाल अभी तक बाजार में किसी तरह से गेहूँ छोड़ने का संकेत नहीं दिया है। और दूसरा, जो 2800 रुपये की कीमत है, वो खुदरा बाज़ारों में दिखाई दे रही, थोक बाज़ारों में कीमत अभी इससे नीचे है। लेकिन गेहूं की महंगाई पिछले 5-6 महीने से सरकार के लिए बड़ी चुनौती और लोगों के बजट के लिए बड़ा दबाव बनी हुई है। और फिलहाल जब तक अगली फसल नहीं आ जाती, अगले फसल के गेहूं की बुवाई के स्पष्ट अनुमान नहीं आ जाते, तब तक गेहूं की कीमतों में कोई कमी की गुंजाइश नहीं दिखती है। सर, अब ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका अगर हम इस साल की बुआई पर, क्योंकि बुआई भी शुरू हो चुकी है, इस साल की बुआई पर या अगले साल की सरकारी खरीद पर देखें तो कैसा असर पड़ सकता है? तो दो तरीके के संकेत मिल रहे हैं महंगाई को लेकर। अगर आप देखें तो इस साल की बुवाई का जो शुरुआती आंकड़ा आया, जिसको अर्ली सोइंग कहते हैं रबी की, उसमें गेहूं की बुवाई में पिछले साल की तुलना में करीब 436% की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी अच्छा संकेत है अगले साल गेहूँ की कीमतों और गेहूँ की आपूर्ति को लेकर। इसके अलावा मस्टर्ड, जो कि एक और फसल है रबी की, उसकी बुवाई भी काफ़ी हद तक तेजी से दिखाई दी है। ये स्वाभाविक सी बात है कि इस साल गेहूं की कीमतों में अच्छी तेजी रही थी, उसका फ़ायदा किसानों को मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला। हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से वैसी मांग नहीं दिखाई दी, लेकिन इसका असर हमें अगले साल की सोइंग पर ज़रूर दिखाई देगा। जब एक फसल पहले किसी फसल की कीमत बेहतर होती है, तो अगले साल उसकी बेहतर बुवाई होती है। तो इसलिए दो तरीके की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। अगर गेहूँ की बुवाई अच्छी होती है, इस सोइंग इस साल अच्छी होती है, और अगर कोई वेदर का मिसहैप नहीं होता, जो हमने पिछले साल देखा था, या तो सर्दी का जल्दी चले जाना, गर्मियों का जल्दी आ जाना, या किसी और तरीके की व्याधि नहीं होती मौसम की, तो इस साल गेहूं की उपज, अगले फसल में गेहूं की उपज के अनुमान बेहतर हो सकते हैं। और तब हम गेहूं की कीमतों में गिरावट देखेंगे, खुले बाजार में भी और थोक बाजार में भी। और इससे सरकार का जो भंडार है, उसे भी गेहूं खरीदने के लिए सुविधा मिलेगी, क्योंकि पिछले साल गेहूं की खरीद पर्याप्त नहीं हो सकी थी। तो अब गेहूं का बाजार दरअसल सोइंग के आंकड़े की तरफ देख रहा है। और इसके बाद अगली निगाह इस बात पर होगी कि हार्वेस्टिंग तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है कि नहीं। चलिए, अब बात टेक कंपनियों की और स्टार्टअप से लेकर दिग्गज कंपनियों तक की। इस समय ये स्पेस पूरा, अगर आप देखें, टेक्नोलॉजी कंपनियां देखें या टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप देखें, चाहे वो एडटेक से जुड़े हों, ई कॉमर्स से जुड़े हों, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स हों, जिससे भी देखें, 3-4 तरीके की बीमारियां इस पूरे सेक्टर को लग गई हैं। एक तरफ कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं,
दूसरी तरफ जो नौकरी से नहीं निकाल रही हैं वो नई हायरिंग नहीं कर रही हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, घाटे उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनियां खर्चे घटें इसकी भी पूरी कोशिश कर रही हैं। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका ने टेक कंपनियों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं और छोटी से बड़ी सभी टेक कंपनियों ने अपने खर्चे में कटौती करना शुरू कर दी है। देश की कई टेक कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। एजुकेशन टेक कंपनी अनअकैडमी ने हाल में ही 350 लोगों को नौकरी से निकाला। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने दुनिया भर में बड़े स्तर पर कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई है। ट्विटर ने भारत के करीब 90% स्टाफ को निकाल दिया है। टेक कंपनियों के मुनाफे भी लगातार गिर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2 उदाहरण आपके सामने हैं। पेटीएम का रिजल्ट आया, रेवेन्यू 76% बढ़ा लेकिन मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हुआ, बढ़कर 571 करोड़ रुपए का हो गया घाटा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट का रिजल्ट आया, वहां भी घाटे बढ़े। पिछले साल भारत में कई टेक स्टार्टअप शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। इन्हीं दिनों की बात थी, नवंबर दिसंबर का वो समय था जब पिछले साल स्टार्टअप लिस्टिंग के लिए आ रहे थे। अब 1 साल पूरा होने जा रहा है और माना जा रहा है कि लिस्ट हुए कंपनियों के निवेशक अपने शेयर बेच सकते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है। सर, पहला सवाल छटनियों पे। टेक कंपनियों में छटनी का एक और दौर दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कहां सबसे ज्यादा असर है? सबसे बड़ा असर शुभम दिख रहा है एडटेक पर। अनअकैडमी के आंकड़े हमने भी देखे, इससे पहले बायजूस के आंकड़े देखे, ब्रेनली ने भी अपने सारे लगभग पूरी टीम को ख़त्म कर दिया या हटा दिया है। जो 2 नए क्षेत्र जो पिछले 2 साल के भीतर उभरे थे कोविड के दौरान, उनमें दोनों का डिसइंटीग्रेशन या दोनों का फिजल आउट होना शुरू हो गया। यानी भारत के स्टार्टअप स्पेस की 2 जो सबसे बड़ी रोजगार कथाएं थी, सक्सेस स्टोरीज थी, वहाँ पर ज़बरदस्त छटनी दिखाई दे रही है। और ये छटनी भारत के उन स्टार्टअप्स में उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं या कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र, फिनटेक और एडटेक, इन कंपनियों के पास इनके बिजनेस मॉडल पूरी तरह लड़खड़ा गए हैं। स्कूल खुलने लगे हैं, लोगों ने एडटेक का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई भी कम हो रही है। ये सारी चीज़ें इन कंपनियों को जो अचानक पिछले 2 साल में उभरी थी, वहाँ नौकरियों पर बहुत भारी पड़ रही है। इसके अलावा दूसरा एक बड़ी लहर पूरी दुनिया में छटनी की चल रही है आईटी कंपनियों में, जिसमें मेटा भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं। ये आने वाली मंदी का शुरुआती संकेत है। इसमें हार्डवेयर कंपनियां भी हैं और सर्विसेज कंपनियां भी हैं। इन्हें आने वाले समय में मांग की उम्मीद नहीं है, प्रोडक्ट्स की मांग की, सर्विसेज की मांग की उम्मीद नहीं है, इसलिए या तो उन्होंने हायरिंग रोक दी है या उसमें छटनी शुरू कर दी है। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो रोजगारों की दृष्टि से पूरे स्टार्टअप और आईटी स्पेस में महत्वपूर्ण रूप से समझा जा रहा है, वो ये कि जितने स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में काम कर रहे हैं, उन्हें नई पूंजी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही और इसलिए अब उन्हें अपने अनुमान, उन्हें अपने आकलन कम करने पड़ रहे हैं। और ये भारत के रोजगार स्पेस के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि पूरा साल भारत के में आईटी सेक्टर के रोजगारों के लिए शायद सबसे खराब साल में गिना जाएगा। हम साल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप फरवरी और मार्च से देखें तो भारत के सारे स्टार्टअप स्पेस में छटनी और नौकरियां गई और इसके का ये अगला दौर अभी हमारे सामने दिख रहा है। सर, दूसरा सवाल आपसे नतीजों पर। अगर जो अभी देखिए 24 घंटे के दौरान नतीजे आए, उसका मैंने जिक्र किया। फ्लिपकार्ट का लॉस बढ़कर 7800 करोड़ हो गया, पेटीएम 571 करोड़ हो गया, रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके बाद भी मुनाफे, स्टार्टअप कंपनियों के मुनाफे कब दिखेंगे, क्यों नहीं दिख रहे हैं? स्टार्टअप कंपनियों के मुनाफों पर हमने विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार चर्चा की थी और हमने समझने की कोशिश की थी कि भारत के पूरे स्टार्टअप इकोनॉमी स्पेस में जो संभावनाएं हैं और जो रियलाइजेशन है रेवेन्यू का, उसके बीच में कोई तालमेल नहीं दिखाई दे रहा। हमने पेटीएम के फिनटेक स्पेस की बात की। फिनटेक में पेटीएम बड़ी कंपनी है पर वो मुनाफे में आती नहीं दिख रही, उसके आंकड़े कहीं से भी लोगों को संतोष नहीं देते। फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी है, भारत के ई कॉमर्स स्पेस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हम बिग बिलियन सेल देखते हैं। पिछले इतने सालों से भारत में ई कॉमर्स स्पेस को बढ़ता देख रहे हैं, पर कंपनियां मुनाफा प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। अमेज़न के मामले में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इकोनॉमिक में, जिसमें मैंने बताया था कि अमेज़न भारत में 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी निवेश कर चुकी है, पर कारोबार प्रॉफिट में नहीं आ रहा है। तो 2 बड़ी वजह दिखती हैं। एक तो ई कॉमर्स स्पेस जिस उपभोक्ता वर्ग को टारगेट कर रही है, वो उपभोक्ता वर्ग बहुत छोटा है, जिस पर हमने अपने सर्वे में भी बात की थी, पर्सनल फाइनेंस सर्वे में कल जब हमने इसका ब्रॉडकास्ट किया था, कि उपभोक्ता वर्ग बहुत छोटा है और वहाँ भी खपत सिकुड़ने के कारण इन कंपनियों के मुनाफों में और इनके लिए मांग में लगातार कमी आ रही है। सर, तीसरा सवाल उन कंपनियों पर जिनका लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है, उनमें क्या कुछ दिख रहा है आपको? इन कंपनियों के मौजूदा शेयर भाव और इनका
पिछले एक साल में आया सर्वोच्च भाव और इनकी इशू प्राइस को देखें तो आपको इनकी वास्तविकता दिखाई देती है। सारा स्टार्टअप स्पेस घाटे से जूझ रहा है, इनके बिजनेस मॉडल अभी स्टेब्लिश नहीं है, नौकरियों में छटनी हो रही, ये एक बड़ी मैक्रो पिक्चर है। लेकिन भारत में सारे स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हें उनके निवेशकों को आईपीओ के बाद अपने शेयर बेचकर निकलने का रास्ता दिया गया था और वो समय सीमा अब धीमे धीमे करीब आ रही है। उसमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप स्टॉक्स हैं या कंपनियां हैं जहां से निवेशक निकल चुके हैं। मैं आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था। नायका 9 नवंबर को इसका लॉक इन खत्म होने वाला है। इशू प्राइस कंपनी का था 1131 रुपये, 1125 रुपये, शेयर 1131 के आसपास है, ऑल टाइम हाई 2574 रुपये था। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इस रेट पर इसके निवेशक छोड़कर जाएंगे कंपनी को या वो इंतजार करेंगे। और यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि नायका का भविष्य दरअसल आम उपभोक्ताओं के लिए, आम निवेशकों के लिए क्या होने वाला। अगर निवेशकों को लगता है कि कंपनी वापस आएगी तो इसके जो बुनियादी निवेशक हैं जिन्होंने पैसा डाला वो इसमें बने रहेंगे और नहीं तो इसमें से निकल जाएंगे। पॉलिसी बाजार इशू प्राइस था 386, इशू प्राइस था 980, करंट मार्केट प्राइस 386 रुपये है, मार्केट हाई था 1470 रुपये। स्टॉक यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ भी वही सवाल है। पेटीएम 2150 रुपये का शेयर था, 651 पे आसपास ट्रेड हो रहा है, 1961 रुपये तक गया था। डिलीवरी 396 का शेयर था, 708 तक गया था। गो कलर्स 1330 का शेयर था, 690 का शेयर था। ये एक स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इन कंपनियों से निवेशकों की निकासी, इसमें से 9 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में कई सारी कंपनियां, नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और डिलीवरी से निवेशकों के बाहर निकलने की, जो बुनियादी निवेशक थे, इनके मूलभूत निवेशक थे, उनके बाहर निकलने की अवधि आ रही है। भविष्य में निवेश की संभावनाओं के बड़े संकेत हमें इनके फैसलों से मिलेंगे। अगर इनके स्टॉक से इनके मूल निवेशक जिन्होंने इस आइडिया में शुरुआत में निवेश किया था जब ये लिस्टेड कंपनी नहीं थी, वही अगर इससे बाहर निकलते हैं तो फिर इन स्टॉक्स पर बिकवाली का दबाव हावी हो सकता है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने कहा है कि जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था से सरकार को खर्च चलाने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं हो रही। ऐसे में जीएसटी की अलग अलग टैक्स दरों को हटाकर सिंगल टैक्स दर लागू करने की ज़रूरत है और निचली टैक्स दरों को खत्म किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल जीएसटी की 4 प्रमुख स्लैब हैं। अधिकतर वस्तु और सेवाएं 5%, 12%, 18% और 28% की दर से जिन पर जीएसटी लगाया जाता है। इस सिफारिश के पीछे की जो बड़े कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा इससे टैक्स की चोरी रुकेगी और जो रियायतें दी जा रही हैं अलग अलग तरीके की, उनको तर्कसंगत बनाया जा सकेगा। जो सही रियायतें केवल वही दी जा सकेंगी। सर, ये संभव है क्या कि एक दर लाना जीएसटी की? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख विवेक देवराय ने जो बात कही उसका आधा हिस्सा ये भी था कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये भारत में संभव हो सकेगा सिंगल रेट का। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भारत में ऐसा होना चाहिए। हम तर्क समझें किस तरीके के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं। संभावनाएं तो सीमित दिखती हैं और क्यों सीमित दिखती हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उनका यह कहना था कि भारत में जो सेंट्रल स्टेट्स का कुल शेयर है जीडीपी की तुलना में टैक्सेशन का, वो 15% है, जबकि सरकार की स्पेंडिंग या खर्च जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, हेल्थ केयर पर है, वो जीडीपी का 23% है। यानी सरकार अगर 1 रुपये में से 15 पैसे कमा रही है तो उसमें से उसी 1 रुपये में से 23 पैसे खर्च कर रही है। और इस अंतर को दूर करने के लिए जीएसटी की दरों का एकीकरण किया जाना चाहिए। यहाँ एक बड़ा कंट्राडिक्शन, एक बड़ी चुनौती है। जीडीपी की दरों को, जीएसटी की दरों को मिलाने का विरोध राज्य सरकारें सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि इससे रेवेन्यू में गिरावट आएगी। विवेक देवरा का कहना था कि इससे एग्जम्पशंस खत्म करने में मदद मिलेगी। यानी जो रियायतें दी जा रही हैं, यदि एक सिंगल रेट जीएसटी भारत में आ जाता है तो जो तमाम रियायतें भारत में जीएसटी के तहत दी जा रही हैं कंपनियों को सब बंद कर दी जाएंगी और एक ही रेट पर वो टैक्स पे करेंगी। और इसका फ़ायदा टैक्स का बेस बढ़ाने में और लंबे समय में सरकार के लिए ज़्यादा रेवेन्यू के तौर पर सामने आएगा, जिससे कि सरकार खर्च की तुलना में बेहतर राजस्व अर्जित कर पाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये बहस पिछली है और पुरानी है। जीएसटी आने के पहले से शुभम चल रही है बहस कि भारत में जीएसटी की एक टैक्स रेट होगी क्या, वो 15% होगी या 17% होगी या 18% होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये नए सिरे से जब इस पर चर्चा शुरू होती है तो राज्य सरकारों की तरफ से हमेशा इस बात का दबाव बनाया जाता है, क्योंकि ये विलय, इस विलय के बाद बहुत सारे उत्पादों पर
जिन पर सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, या तो उनको घटाकर 28% से 18% के स्लैब में लाना पड़ेगा, या फिर 12% के बहुत सारे उत्पादों को बढ़ाकर 18% के स्लैब में ले जाना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी दुविधा है मौजूदा परिस्थिति में, जब डिमांड कम है, राज्य सरकारों के बजटों पर बड़ा दबाव है। शायद विवेक देवराय की राय को सुनकर इस पर आगे बढ़ने में सरकारों को लंबा वक्त लगेगा। सर, एक अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी 2 स्लैब को मिलाने की, विलय करने की, उसका क्या हुआ? हाँ, ये एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है। 2 स्लैब को मिलाने और विलय करने की बात थी, तब भी चर्चा हुई। तो मुझे मार्च में याद आ रहा है कि भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी से किसी ने पूछा था इस साल मार्च में कि क्या भारत में सिंगल रेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ सकता है। तो उनका कहना था कि अभी तो ये नहीं पता कि कैसे हो सकता है और ये किस तरह से आगे लागू होगा। हाँ, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सिफारिश भी आगे नहीं बढ़ी गई। जीएसटी के भीतर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये कहा था कि 12 और 18% की जो दरें हैं उनको मिलाकर 15% का एक सिंगल स्लैब बना दिया जाए। अभी तो हम उस दिशा में भी नहीं बढ़ पाए हैं। सारी दरों को एक साथ मिलाकर एक स्लैब लाना, एक टैक्स रेट रखना तो आगे की बात है। अभी केंद्र और राज्य सरकार इस पर भी सहमत नहीं हो पाई है कि 12 और 18% को मिलाकर 15% कर दिया जाए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से इसका नुकसान और फ़ायदा है। नुकसान ये है कि 18% वाले बहुत सारी चीज़ों को 15% पर लाना पड़ेगा, और 18% की कैटेगरी में बहुत बड़ा हिस्सा है, काफ़ी नीचे से बड़ा हिस्सा जो है भारत की औसत जीएसटी रेट 18% के आसपास और उससे ऊपर है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो 12% में मौजूद हैं उनके लिए वो 15% के स्लैब में आएंगे और उनके लिए महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए जीएसटी की पूरी चर्चाएं अभी सैद्धांतिक रूप से जारी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी के ढांचे में फिलहाल किसी बड़े फेरबदल से शायद बचेंगी। बजट आने में अब 3 महीने का समय करीब बचा है। फरवरी के पहले हफ्ते में बजट आता है। क्या हुआ सरकार के विनिवेश टारगेट का, ये इस समय देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कोई बड़ा विनिवेश नहीं कर पाई है। बजट में उम्मीद थी कि सरकार बड़ा विनिवेश करेगी। क्या लक्ष्य रखे गए थे, कहाँ तक हम पहुँचे, सब कुछ पता चलेगा आपको मनी 9 की इस स्पेशल रिपोर्ट में। विनिवेश से पैसा जुटाने के लिए सरकार को मिल रही अधूरी सफलता ने सरकार को शायद सबक सिखा दिया है, और अगले बजट में विनिवेश के लक्ष्य को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बजाय सरकार जमीनी हकीकत के करीब रख सकती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार के विनिवेश लक्ष्य को देखें तो एक बार भी वो पूरा नहीं हो पाया है। पिछले साल तो सरकार ने विनिवेश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उसका 10% भी पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने 2021-22 के दौरान विनिवेश से 1,75,000 करोड़ कमाई का लक्ष्य रखा हुआ था और मिला सिर्फ 13,530 करोड़। इस साल भी यानी 2022-23 के लिए जो लक्ष्य रखा है वह भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है और आधे से ज्यादा साल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक 25,000 करोड़ भी नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विनिवेश की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और साल खत्म होने तक सरकार के हाथ 45-50,000 करोड़ रुपए ही लगेंगे। इस साल LIC को छोड़ दे तो सरकार किसी भी बड़ी कंपनी का विनिवेश नहीं कर पाई है। 6 महीने में विनिवेश से मिले 24,543 करोड़ रुपए में से अकेले LIC से 20,500 करोड़ रुपए मिले हैं और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 4 सालों से विनिवेश का लक्ष्य पिछड़ता देख सरकार इस बार के बजट में उतना ही लक्ष्य तय करेगी जितना पूरा हो पाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य तय किए जाने का अनुमान है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक, IDBI बैंक और BEML जैसी कई कंपनियां हैं जो विनिवेश के लिए सरकार के निशाने पर हैं और सरकार इनके विनिवेश के लिए बार बार प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को इन सभी कंपनियों के विनिवेश में सफलता मिल सकती है और सरकार का विनिवेश 65,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन की रिपोर्ट। अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में कुछ रिकवरी देखी जा रही है। सोमवार को डॉलर का भाव घटकर 22 रुपए के नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स में आई नरमी की वजह से रुपए को सहारा मिला है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने भी अब अपने रिजर्व से डॉलर खर्च करने बंद कर दिए और इसी वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से बढ़ने लगा है। 28 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जो बीते 14 महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी है। सर, रुपए में आई मजबूती का क्या कारण है?
रुपए में आई मजबूती की बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स की कमज़ोरी है। अब हाल फिलहाल में जिस तरीके के आंकड़े दुनिया के बाज़ारों से आए हैं उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि शायद अमेरिका में महंगाई की दर में कुछ नरमी दिखाई देगी। हालांकि बाज़ार का मानना है कि महंगाई की दर में नरमी के कारण अमेरिका का फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर थोड़ा थमेगा, थोड़ा रुकेगा और वो 75 बेसिस पॉइंट के बजाय 60 या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। हालांकि फेडरल रिजर्व ने अपने बयान में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है पिछली बैठक के बाद कि महंगाई में कमी की गुंजाइश अभी दिखती नहीं है और ये ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। लेकिन बाजार को ये संभावना दिख रही है कि अब लंबे समय तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद कहीं ना कहीं महंगाई की दर में थोड़ी कमी आएगी और अगर महंगाई की दर में कमी आती है अमेरिका में तौर पर तो उसका असर डॉलर की नरमी के तौर पर सामने आएगा और इसलिए डॉलर में थोड़ी हमें गिरावट दिखाई दी और उसका असर हमें दिखाई पड़ा रुपए की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी पर भारत में। और इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने सोच समझकर, इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों में बाजार में रुपए को उसके हाल पर छोड़ा और उसके दखल से अपने आप को बाहर कर लिया। ये एक बड़ा सैद्धांतिक निर्णय था जिसकी गूंज हमें दिल्ली से भी सुनाई पड़ी और इसके बाद से हमने देखा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसका एक बड़ा दूसरा पहलू ये है कि भारत के लिए और दुनिया भर के देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, $98 पर बैरल के आसपास हैं। कोई भी एक छोटा मोटा झटका, कहीं भी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि अब कई जगह बनती दिख रही है, मिडिल ईस्ट में भी, कोरिया की साइड में भी, अगर कुछ भी ऐसा एक और स्पार्क कहीं हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें फिर उछलकर $100-110 पर प्रति बैरल के आसपास पहुंच सकती हैं। ये दबाव अभी भारत के और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर बना हुआ है। लेकिन डॉलर की कीमत कितना सस्टेन कर पाएगी, खुद सरकार और रिजर्व बैंक को भी लगता है कि अभी अब रुपए पर में बहुत ज़्यादा दखल की ज़रूरत नहीं है। इस बीच सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने भी कहा है कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि रुपए में गिरावट आती है तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं और विदेशी मुद्रा भंडार का उचित उपयोग होना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सरकार के भीतर से ये बयान आया है क्योंकि खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? ये मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है और सबसे ज़रूरी खबर है जिस पर हम लगातार काफ़ी समय से चर्चा करते आ रहे हैं और मनी सेंट्रल में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक की दुविधा ये है कि वो डॉलर का भंडार बचाए या रुपए की गिरावट बचाए। और अब कहीं ना कहीं बैंक स्ट्रीट में यानी RBI में और नॉर्थ ब्लॉक के बीच इस बात पर सहमति बनती दिखाई दे रही है कि रुपए को गिरने दिया जाए और चाहे जितना गिरने दिया जाए पर विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए। क्योंकि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सिर्फ यही नहीं सुझाव दिया, उन्होंने ये भी कहा कि 2023 की चुनौतियां 2022 से ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। 2023 में क्या हो सकता है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, सरकार और रिजर्व बैंक कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें 2023 के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, हमारे पास वो सारी सुरक्षा घेरे होने चाहिए जिससे 2023 में आने वाले समय में बिगड़ने वाली परिस्थिति से बचाव किया जा सके। उनका सीधा इशारा साफ था कि रिजर्व बैंक को रुपए में गिरावट रोकने के बजाय विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अभी वक्त आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौतियां हम अगर सेंस करने की कोशिश करें, दुनिया के, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि दुनिया के 3-4 हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए, और भारत की अभी बास्केट $100 से नीचे नहीं गई है, $100 के आसपास भारत की बास्केट है, तो कच्चे तेल की कीमतों का दबाव, लंबे समय तक ब्याज दरें बढ़ते रहने के कारण डॉलर की मजबूती और भारत में आयातित महंगाई और दुनिया में मंदी की संभावनाएं या दुनिया में स्टैग्फ्लेशन की संभावनाएं, ये तीनों चीज़ें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए और रुपए के लिए दबाव पर बनेगी। ये बयान नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से आना इस बात का संकेत देता है और इस बात को शायद पुष्ट करता है कि सरकार और रिजर्व बैंक फिलहाल रुपए को गिरने से नहीं बचाएंगे, रुपए को अपनी स्थिति से गिरने दिया जाएगा क्योंकि 2023 को लेकर अब सरकार और रिजर्व बैंक के भीतर 2022 से ज़्यादा चिंताएं दिखाई दे रही हैं अलग अलग पैमानों पर। सर, ग्रोथ को लेकर भी बयान आया, उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 7% जैसे ऊपर ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। क्या समझा जाए, आगे की दिशा कैसे समझी जाए? हाँ, उन्होंने ये भी दूसरा महत्वपूर्ण बयान था, सरकार ने ये भी माना, बहुत सारे सरकार के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जगह से ये आकलन आ रहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से ऊपर रहेगी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि 7% से नीचे रहेगी। पर लगातार जो बाकी एजेंसियां हैं वो ये मान रही हैं कि
2023 में भारत की आर्थिक विकास दर इस वित्त वर्ष में 6.5% और 6.5% से नीचे भी रह सकती है। तो एक और वास्तविकता, एक और सच्चाई वित्त मंत्रालय के अंदर बैठ रही है कि ये साल अच्छी ग्रोथ का साल होने वाला नहीं है भारत की आर्थिक विकास दर में। अगर आप 7% माने और पिछले साल की 2 गिरावटों के आधार पर देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर में कोई बड़ी बढ़ोतरी हमें पिछली गिरावटों की तुलना में नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम उससे थोड़ी सी रिकवरी दिखा पाएंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था। इसके साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कि भारत के व्यापार घाटे को लेकर बड़ी चुनौती, इसको कैसे फाइनेंस किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं, और व्यापार घाटा इसलिए बड़ी चुनौती है शुभम कि रुपए की कमजोरी के बावजूद भारत का निर्यात टूट रहा है, और जिस दिन से रुपए में कमजोरी आना शुरू हुई है उस दिन से ही भारत के निर्यात में भी गिरावट आना शुरू हुई। तो ये एक और बड़ा पहलू है जो हमें सामने दिख रहा है। तो अगर आप सरकार की चिंताओं का कोई हीट मैप बनाए ना, तो इस समय सरकार की चिंताओं का सबसे बड़ा हीट मैप रुपया और विदेशी मुद्रा भंडार दिखता है चर्चाओं में। और अब अगर आने वाले समय में रुपया थोड़ा और गिरे, नीचे जाए, तो हमें अचरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के दोनों हाथ यानी मॉनेटरी और फिस्कल दोनों हाथ ये मान रहे हैं कि 2023 की चुनौती के लिए देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार होना पर्याप्त है। कमजोर रुपए से के साथ या रुपए की गिरावट को थोड़े समय तक के लिए बर्दाश्त कर लिया जाएगा। सर, फिर यहाँ से रणनीति होगी क्या अब आरबीआई की, सरकार की, यहाँ से रुपए को लेकर या विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी? 2 तरीके की चीजें शुभम दिखती हैं। एक तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, वहां से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के एक और दौर आने की संभावना दिख रही है। सरकार चूंकि मान चुकी है कि आर्थिक विकास दर इस साल गिरने वाली है, तो शायद रिजर्व बैंक पर थोड़ा दबाव घटेगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार रोकने का, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक की ग्रोथ रेट बाजार में लगातार बनी हुई है। ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी जितने लोगों को कर्ज चाहिए वो कर्ज ले ही रहे हैं। हालांकि भारत में कर्ज का बाजार बहुत बड़ा नहीं है, जिस पर हम चर्चा अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में कर चुके हैं। तो शायद अब रिजर्व बैंक पूरी तरह से इस कोशिश में होगा कि किसी तरह से विदेशी मुद्रा संतुलन को बनाए रखा जाए, और इस वजह से हम ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक दौर और देख सकते हैं। उसका फायदा भारत को विदेशी मुद्रा निवेश या शेयर बाजार में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मिलेगा। जो आंकड़ा शुभम ने आपको बताया कि साप्ताहिक रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत के बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश वापस लौटा है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान भारत में विदेशी निवेशक वापस लौटे हैं। तो शायद रिजर्व बैंक अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, रुपए को सहारा देने की कोशिश करेगा, इन माध्यमों से सीधे विदेशी मुद्रा भंडार में दखल न किए बगैर भारत अब वापस ट्रेड की उम्मीद छोड़कर कैपिटल साइड से रुपए को पूंजी मंगाकर, पूंजी लाकर रुपए को मजबूत करने की कोशिश करेगा। यह संकेत हमें इस घटनाक्रम से, या जो आज हमारे पास जो सूचना वहां से आई है नॉर्थ ब्लॉक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बयान से, उससे में दिखाई देता है। और इस रोशनी में आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बढ़ाने के जिस मकसद से सरकार ने 4 महीने पहले तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था, वह मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। रिपोर्ट की माने तो इस टैक्स से सरकार को हर महीने 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए कमाई होने की उम्मीद है, और ये कमाई सरकार के उस नुकसान की भरपाई शायद नहीं कर पाएगी जो सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर पहुंच गई थी, तो सरकार ने तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लागू किया था, और समय समय पर उस टैक्स की दर में बदलाव हो रहा है। सर, ऐसा क्यों हुआ? जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं विंडफॉल टैक्स को लेकर, हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी अलग अलग, और ये कहा गया, लेकिन जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उससे ये सर नहीं लग रहा है कि विंडफॉल टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू का बड़ा स्रोत दिखाई देगा। जो आंकड़े हमारे सामने उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और उसमें जो सेंट्रल एक्साइज का कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में करीब 63,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमी आएगी जो बजट एस्टीमेट से, और इसका बड़ा हिस्सा शायद कमी का पेट्रोल डीजल से मिलने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी से होगा, क्योंकि ये जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के का हिस्सा है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था क्रूड पे 9,95 रुपये पर टन के हिसाब से, और इसे घटाकर पिछली बार इसे बढ़ाकर 11,000 से 9,500 रुपये पर टन किया था। विंडफॉल टैक्स में कमी के बाद हालांकि सरकार को जीएसटी के कलेक्शन से अपने रेवेन्यू को संतुलित करने में मदद मिलेगी, पर अगर हम इसे पेट्रोल सेक्टर में हो रहे नुकसान और कंपनियों को होने वाले नुकसान और उन्हें मिलने वाली सब्सिडी के तौर पर देखें, तो मौजूदा रन रेट के हिसाब से 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए प्रति मंथ के रन रेट के हिसाब से जुलाई से ये टैक्स लगना शुरू हुआ है। अगले 5-6 महीनों में सरकार को शायद उतना राजस्व इस टैक्स से नहीं मिलेगा जिससे कि वो तेल कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी को बैलेंस से संतुलित कर सके। रूसी कच्चे तेल के भाव पर G7 देशों की तरफ से कैपिंग लागू होने से पहले
रूस ने दुनिया भर को अपने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी है। दुनिया के कई देशों में रूस का तेल भारी मात्रा में पहुंच रहा है। भारत में भी रूस के तेल की सप्लाई बढ़ी है। अक्टूबर के दौरान भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में रूस पहले स्थान पर पहुंच गया। रूस ने इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। संभावना है कि दिसंबर की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप के देश रूसी कच्चे तेल पर कैपिंग लगा देंगे। कैपिंग का मतलब अधिकतम भाव तय कर देंगे कि बाजार में रूस का तेल किस भाव पर बिकेगा। हालांकि रूस की सप्लाई बढ़ने के बावजूद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कोई बहुत असर देखने को नहीं मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव अभी भी $98 के करीब बना हुआ। सर, रूस दुनिया में कितनी सप्लाई कर रहा है और ये सप्लाई कैसे बढ़ गई? ये आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आंकड़ा हमको ये दिखाई दे रहा है कि रूस को भी पता है कि शायद अगले महीने की शुरुआत में उसके तेल पर दुनिया में बड़ी सख्ती और प्रतिबंध होने वाला है। उसके बाद रूस ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने कच्चे तेल को सी रास्तों से, समुद्र के रास्ते से टैंकर्स के जरिए निर्यात को बढ़ा दिया। मैं कुछ आंकड़े पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 4 नवंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें रूस का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू था वो $16 मिलियन बढ़ के $149 मिलियन हो गया और ये पिछले 5 हफ्तों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और इसमें अधिकांश हिस्सा कच्चे तेल का है। ऐसा माना जा रहा है, जो अलग अलग ऑयल ट्रैकिंग या ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रैकिंग एजेंसीज वो मान रही हैं कि रूस प्रतिदिन कम से कम 3.6 मिलियन बैरल तेल समुद्री रास्तों के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज रहा है और ये एक्टिविटी दुनिया के हर इलाके में दिखाई दे रही है। इसमें एक हिस्सा एशिया की तरफ जा रहा है, दूसरा भूमध्य सागरीय देशों की तरफ जा रहा है। यानी रूस इससे पहले कि उसके ऊपर प्रतिबंध आए या कैपिंग लगाई जाए, वो अपना अधिकांश तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की कोशिश कर रहा है। हमने इससे पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि सिंगापुर के ट्रेडर और एशिया और यूरोप के कई सारे ट्रेडर्स ने सीबॉर्न रशियन ऑयल के सौदे कर रखे हैं, जो कि टैंकरों के जरिए किए गए हैं और ये टैंकरों के जरिए तेल की आपूर्ति हो रही है। एक और दिलचस्प आंकड़ा इसमें यह है कि रशिया से यूरोप को कच्चे तेल का निर्यात, क्योंकि यूरोप प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है और यूरोप के देश अपने भंडार पहले भर लेना चाहते हैं या दुनिया के देश भर लेना चाहते हैं। रशिया से यूरोप को कच्चे तेल का निर्यात नवंबर 4 को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें भी 7% बढ़ा है। यानी कच्चे तेल की आपूर्ति रूस ने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है पिछले 2-3 हफ्तों के भीतर। लेकिन जहां जो सबसे बड़ी दुविधा की परिस्थिति शुभम इसमें यह है कि इसके बाद भी क्रूड की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी नहीं दिखाई दे रही। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद ओपेक देश जितना उत्पादन कमिट कर रहे हैं या जितना उत्पादन करने का वादा उन्होंने किया था, उसमें कई सारे ओपेक देशों का उतना उत्पादन बाजार में नहीं आ रहा। और ये ओपेक के साथ एक पुरानी चुनौती है कि वो उत्पादन में जितना उत्पादन का वादा करते हैं, बाकी ओपेक देश उतनी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। नहीं तो बाजार में जिस तरीके की आपूर्ति रूस के तेल की दिख रही है, उस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में एक ठीक ठाक गिरावट दिखाई देनी चाहिए थी। इस बीच खबर यह भी है कि दुनिया के दिग्गज मेटल एक्सचेंज LME पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर रूस से सप्लाई होने वाली मेटल्स की ट्रेडिंग को रोका जाए। सर, ये क्या मामला है? ये मामला भी लंदन मेटल एक्सचेंज में इस समय इस बात को लेकर खासी खींचतान चल रही है कि जो रूस से आने वाली मेटल्स हैं और उनकी जो ट्रेडिंग LME में हो रही है उसे रोका जाए कि नहीं रोका जाए। फिलहाल के महीनों में हमने देखा कि सारा का सारा प्रतिबंध का दबाव तेल और गैस पर केंद्रित था। यानी दुनिया के देशों ने सबसे ज़्यादा प्रतिबंध तेल और गैस पर लगाए थे, रूस से आने वाले तेल और गैस पर जो मेटल्स वहाँ से आ रही थी या जो मेटल्स की ट्रेडिंग हो रही थी, रास्ता वही है। जैसे तेल अलग अलग रास्तों से रशिया भारत दुनिया के देशों में भेजता है, चाहे वो थर्ड पार्टी ट्रेडर्स हों या दुनिया के बाकी देश हों, उसके जरिए मेटल्स का भी ट्रेड होता है। उसे लेकर उतनी सख्ती मेटल्स को लेकर उतनी सख्ती नहीं की गई थी। अब कई सारी कंपनियां इस बात का दबाव बना रही हैं लंदन मेटल एक्सचेंज पर कि रूस प्रतिबंध पर में है और प्रतिबंध के तहत वहाँ से आने वाली जो धातुएं हैं जिनकी ट्रेडिंग लंदन मेटल एक्सचेंज पर होती है उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन लंदन मेटल एक्सचेंज की सबसे बड़ी दुविधा इस मामले में यह है कि यह तभी हो सकता है जब चीन इस बात से सहमत हो, क्योंकि चीन लंदन मेटल एक्सचेंज में कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है। वहाँ से वो काफ़ी बड़े पैमाने पर कमोडिटीज़ की परचेज करता है, सौदे करता है, डील करता है। और जब तक कोई महत्वपूर्ण बायर बाजार में ट्रेड कर रहा है तब तक मेटल एक्सचेंज के लिए किसी धातु पर या किसी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में मुश्किल होती है, क्योंकि जब तक चीन इस बात पर सहमत नहीं होगा कि वो इस बाज़ार से बाहर निकलेगा और रूस के मेटल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा ट्रेडिंग पर, तब तक ये संभव नहीं होगा। ये भी माना जा रहा है कि
बहुत सारी बड़ी मात्रा में रशियन मेटल्स कई सारे ट्रेडर्स ने एलएमई के में जुटा रखी हैं, और जिसकी वजह से दुनिया के बाज़ारों में प्राइस डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से दो संभावनाएं बनती हैं। अगर दुनिया के देशों ने दबाव बनाया और एलएमई पर रशियन मेटल्स की ट्रेडिंग को रोका गया है, बंद किया गया, तो फिर हमें दुनिया में कई सारी कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी का एक दौर दिखाई देगा। पर जद्दोजहद काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। कल फिर आऊंगा नया मनी सेंटर लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये कंबोज